हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर 56 है। इससे पहले हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, इसलिए इसका नंबर 56 है। तो देखिए यहाँ पर हम इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। इवेल्युएट द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट 1919। तो देखिए यहाँ पर जो रोलैक्ट एक्ट था 1919 में जो बना था, उसके खिलाफ गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का हमें मूल्यांकन करना है। तो देखिए सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रोलैक्ट एक्ट क्या था सत्याग्रह। तो देखिए गांधी जी इन 1919 डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट 1919। तो देखिए जो रोलैक्ट एक्ट बनकर आया था, रोलैक्ट एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए गांधी जी ने निश्चय किया कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जो है चलाया जाए। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो देखिए ये जो अन्याय चल रहा था, लोगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि बिना किसी हिंसा के, अहिंसा से जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए। क्या था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की? वो जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, या जो वो करने के लिए कहते थे, वो चीज़ें उन्हें नहीं करनी है, या जो विदेशी कपड़े हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो उन्हें यूज़ नहीं करनी है। तो ये उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, विच वुड स्टार्टेड विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल को और एक हड़ताल के साथ इसकी शुरुआत की गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों में रैलियाँ निकाली गई। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक्स इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप क्लोज डाउन। तो देखिए यहाँ पर जो है जो वर्कर्स थे वो हड़ताल पर चले गए और जितने भी रेलवे की वर्कशॉप थी वो बंद कर दी गई, जितनी भी दुकानें थी वो सब बंद कर दी गई। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्ब। तो देखिए इससे क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें थी कम्युनिकेशन की, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो है बंद कर दी गई। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। तो देखिए अब उन्होंने क्या सोचा, जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि पुलिस प्रशासन जो था, उन्होंने उन्हें जितने भी नेशनलिस्ट थे, जो देशभक्त थे और ये जो आंदोलन चला रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश की। लोकल लीडर्स वर पुट इन जेल, जितने भी लोकल लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया। ऑन 13 अप्रैल द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। अब 13 अप्रैल को, हमने पढ़ा ना ऊपर, 6 अप्रैल को ये रैलीज और ये मूवमेंट चलाया गया, अब ये हड़ताल की गई। अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। क्राउड टुक टू स्ट्रीट्स इन मैनी टाउन्स। तो देखिए बहुत सारे टाउन्स में क्या हुआ, भीड़ जो है निकल कर गलियों में आ गई। गवर्नमेंट स्टार्टेड ब्रूटल रिप्रेशन। अब जो गवर्नमेंट थी या एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उन्होंने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एट द कलकत्ता सेशन of the Congress in September 1920, he felt the need to start a non-corporation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो देखिए अब महात्मा गांधी को क्या लगा कि उन्हें जो है खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी कि जो मुस्लिम लीग थे, जो मोमडन लोग थे, उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो अकेले और केवल हिंदू लोग जो है इस मूवमेंट को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वो जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट भी जोड़ देते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं स्वराज की मांग के लिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह आंदोलन था ये चलाया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाया और साथ ही इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी उसमें ऐड कर दिया
स्वराज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं, फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है यहाँ पर तो देखिए, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज रोलैक्ट एक्ट इन 1919। तो देखिए आंसर पढ़ते हैं, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया इन 1915। तो देखिए 1915 में भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो देखिए बहुत सारी जगह पर गांधी जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसे ऑर्गेनाइज किया। दीज प्लेसेस इंक्लूड्स, कौन कौन सी जगह थी वो, जैसे कि चंपारण इन बिहार। तो बिहार में चंपारण नाम की जगह थी, वहाँ पर जो कौन से ईयर में हुआ, 1916 में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कब हुआ, 1917 में। एंड अहमदाबाद इन गुजरात 1918। तो देखिए ये भी लॉन्च किए गए 1918 में। तो देखिए इसमें होता क्या है, एम्बोल्डेंड विद सक्सेस, अब वो जो उन्हें सफलता मिल रही थी, यानी कि सफलतापूर्वक ये मूवमेंट चले और सक्सेस भी हुए, तो देखिए वो उससे उत्साहित होकर गांधी जी इन 1919 डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह द प्रपोज रोलैक्ट एक्ट 1919। तो देखिए अब गांधी जी ने सोचा कि नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट चलाया जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो देखिए ये जो लॉ था ना, इसके अकॉर्डिंग, ये जो रोलैक्ट एक्ट था इसकी बात बताई जा रही है, वहाँ पर एक लॉ बनाया गया। द गवर्नमेंट हैड द ऑथोरिटी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो देखिए जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जा रही थी ना नेशनलिस्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट को यह अधिकार दे दिया गया कि उनका जो है दमन किया जाए। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अब उन्हें जो है ऑर्डर दे दिया गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है ना, उन्हें बिना किसी बेल के, बिना किसी सुनवाई के और बिना किसी भी सुनवाई के और बिना किसी बेल के या फिर बिना किसी ट्रायल के उन्हें 2 साल में वो जेल में डाल सकते थे, 2 साल के लिए। गांधी जी वांटेड ए नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडेंस। और गांधी जी क्या चाहते थे कि बिना किसी हिंसा के ही वो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाया जाए। जैसे सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट वाज अनजस्ट लॉ ऑल ओवर इंडिया। तो देखिए सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया, ये जो अन्याय किया जा रहा था लोगों पर कि उन्हें ऐसे ही 2 साल, अगर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तब भी बिना किसी कारण के उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। तो ये जो अन्याय चल रहा था ना, इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया। दस इट स्टार्टेड विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। और ये जो है 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया एक हड़ताल के साथ। Who had the first world war created? How had the first world war created economic problem in India? Explain। तो देखिए हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं खड़ी कर दी थी, ये चीज़ हमें बतानी है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक ही नहीं, पॉलिटिकल सिचुएशंस भी खड़ी हो गई थी। टू लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्स। तो देखिए अब जैसे युद्ध हुआ तो उस पर काफ़ी खर्चा भी हुआ, तो देखिए उस खर्च को पूरा करने के लिए वॉर लोन लिया गया और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। तो देखिए यहाँ पर ईयर भी बताया गया है कि 1913 से 1918 तक जो प्राइजेस थे ना चीज़ों के, वो डबल होने लगे थे। टू लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। और ये जो हार्डशिप थी, ये जो प्रॉब्लम थी, ये किस में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही थी, किनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जो आम जनता थी उसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स
रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। तो देखिए अब क्या हुआ, विलेजर्स से जो सोल्जर्स थे उन्हें जबरन भर्ती किया जाने लगा, और यही कारण था कि उनमें उनके अंदर गुस्सा जो है इन एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्हें जबरन जो है फोर्स में भर्ती किया जा रहा था। इन 1980 टू 20 नहीं इन 1918 टू 20 एंड 1920 टू 21 crop failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food। तो देखिए अब इन ईयर्स में क्या हुआ कि यहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गया, जो फसल थी वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ भी रीज़न था, क्रॉप फेलियर हो जाता है पूरी तरह से, और यहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो जाती है। तो इसी वजह से प्राइसेस बढ़ने लगे, इकोनॉमिक सिचुएशन खड़ी हो गई। दिस वाज अकम्पनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो देखिए यहाँ पर एक और बीमारी भी आ जाती है, इन्फ्लुएंजा नाम की जो महामारी है वो फैल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है खड़ी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जो आम जनता को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें विश्लेषण करना है या कि यहाँ पर बताना है कि जो मर्चेंट्स थे, मतलब जितने भी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रोल होता है उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो देखिए इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड मेज ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा अभी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी देखने के लिए मिलती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम समझते और पढ़ते हैं कि किस तरह से उनका रोल होता है। तो देखिए दे बिकेम पावरफुल इन द सोसाइटी एंड वांटेड टू एक्सपेंड दियर बिजनेस। तो देखिए वो काफ़ी पावरफुल बन गए थे और वो चाहते थे कि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। सो दे स्टार्टेड अपोजिंग कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड दियर बिजनेस। तो देखिए वो क्या चाहते थे, जो ब्रिटिशर थे ना, उनकी जो पॉलिसी थी उन पे रोक लगे किसी ना किसी तरह, और वो चाहते थे कि उनका बिजनेस पर जो रोक लगाई हुई है वो सब बाधाएं खत्म हों। दे वांटेड, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे ना वो सामान को ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पर सेल किया जाता था। तो जितने भी बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट थे, वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। तो देखिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो फॉरेन इम्पोर्ट होता है ना, ये जो दूसरे देश से आयात होता है सामान का, ये बंद किया जाए, और जो एक्सचेंज का मेथड है ना वो इस तरह से किया जाए जिससे कि जो इम्पोर्ट है वो कम हो सके। द इंडस्ट्रियलाइजिस्ट क्रिटिसाइज्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement at its first stage। तो देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजिस्ट थे, जितने भी उद्योगपति थे वो इस गवर्नमेंट के का जो कंट्रोल था ना इकोनॉमी के ऊपर, उसकी आलोचना करने लगे थे, और उन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस को की फर्स्ट स्टेज पर उसको सपोर्ट किया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। तो देखिए उन्होंने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी की इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, और साथ ही साथ उन्होंने जो है जो इम्पोर्टेड गुड था, इम्पोर्टेड यानी कि आयात किया हुआ जो सामान था उसे बाई करने और सेल करने से बिल्कुल मना कर दिया। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड थॉट स्वराज एज ए टाइम when colonial restriction did not exist on business world, as a result trade and business would flourish without constraint। तो देखिए यहाँ पर ये जो उद्योगपति थे, इनका स्वराज को लेकर इनका क्या मतलब, इनकी क्या सोच थी, तो वो सोच रहे थे कि जितनी भी बाधाएं हैं बिजनेस को लेकर ये सारी हट जाएंगी, हम आराम से कहीं पर भी आयात निर्यात कर सकते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा पनप सकेगा। तो वो ये चाह रहे थे और वो इसीलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं।
अंडर व्हाट सर्कमस्टांस डिड गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बार बार ये जो मूवमेंट थे इन्हें चलाया जाता था, बार बार इन्हें बंद किया जाता था। तो देखिए वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या परिस्थितियाँ थी कि गांधी जी को ये जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था इसे रीलॉन्च करना पड़ता है, फिर से चलाना पड़ता है। इन दिसंबर गांधी जी वेंट टू लंदन फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी जो है लंदन जाते हैं कब, दिसंबर में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन ये जो समझौता था ये टूट जाता है और उन्हें जो है निराश होकर वापस आना पड़ता है। बैक इन इंडिया जब वो वापस आते हैं, ही फाउंड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। मतलब जितने भी राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, उन्हें दबाने का एक नया सिलसिला जारी हो गया था गवर्नमेंट का। जफ़ार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर इन जेल। तो वो देखते हैं कि जो जफ़ार खान था और जवाहरलाल नेहरू थे वो जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। और कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकॉट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी अपोज करने के लिए या मूवमेंट चलाने के लिए, या जितने भी डेमोन्स्ट्रेशंस थे, बाइकॉट थे, उन सबको बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। गांधी बिकम वेरी एप्रीहेंसिव। वो बड़े आशंकित हो जाते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, और बिना देर किए ही रिलॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। और वो जो है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को फिर से रिलॉन्च कर देते हैं, फिर से उसे चलाते हैं। वाई वाज पूना पैक्ट साइन। तो देखिए पूना पैक्ट क्यों साइन किया जाता है, हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और क्या बातें वहाँ पर रखी जाती हैं। देखिए क्यों हुआ था पूना पैक्ट साइन, ये हम पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। तो देखिए यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि उन्हें अलग से निर्वाचक मंडल मिले। ठीक है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचक मंडल, तो दलित के लिए अलग से निर्वाचक मंडल हो। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ दियर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो देखिए वो यहाँ पर गांधी जी की क्या सोच थी कि अगर दलितों को अलग से निर्वाचन मंडल दे दिया गया तो ये जो सोसाइटी है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और जो वो मूवमेंट चला रहे थे ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर। तो देखिए बाद में क्या होता है, मतलब दोनों की बात रखी जाती है और अंबेडकर जो है गांधी जी की बात को मान लेते हैं और पूना पैक्ट साइन हो जाता है सितंबर 1932 में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी ना इन्हें सीट, रिजर्व सीट दे दी जाती है इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए प्रांतीय और परिषद इलेक्शनों के लिए उन्हें अलग से सीट दे दी जाती है। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाई जनरल इलेक्टोरेट। तो देखिए लेकिन बात रखी जाती है कि यहाँ पर आम लोग भी, ऐसा नहीं है कि दलित लोग ही वोट करेंगे, आम लोग भी वोट कर सकते हैं, ये सारी बातें रखी जाती हैं और इस तरह से पूना पैक्ट साइन हो जाता है। और रीज़न क्या था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि जितने भी मूवमेंट चलाए जा रहे हैं ना वो स्लो डाउन हो और ये जो हम फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये रुक जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड हों। तो इसी तरह से उन्होंने जो है नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ जोड़ा और यहीं पर वो चाहते थे कि जो दलित हैं वो अलग ना हो, उन्हें भी वो अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू सप्रेस द इंडियन नेशनलिस्ट। तो देखिए जितने भी भारतीय राष्ट्रवादी आप कह सकते हैं या देशभक्त कह सकते हैं, आंदोलनकारी कह सकते हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, तो कौन कौन से स्टेप्स ब्रिटिश के द्वारा लिए जाते हैं उनका दमन करने के लिए, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पुट द लोकल लीडर इन जेल।
जो लोकल लीडर थे उन्हें जेल में डाल दिया। डिबर्ड महात्मा गांधी फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, तो देखिए महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोका गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेसन, तो देखिए जुलूस चल रहा था, बहुत शांतिपूर्वक जो है लोग जुलूस निकाल रहे थे अमृतसर में, 10 अप्रैल की ये बात है। तो पुलिस के द्वारा उन पर फायर की जाती है। on 13 अप्रैल द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, और फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। तो ये सारी नीतियाँ जो हैं ब्रिटिशर के द्वारा अपनाई जा रही थी। वो चाहते थे किसी ना किसी तरह ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो देशभक्त हैं, ये दब कर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांटेशन वर्कर टू द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स बताना है। जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो टी प्लांट का काम किया करते थे, वो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब चलाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो देखिए प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम टू हैड दियर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो देखिए स्वराज की धारणा और महात्मा गांधी को लेकर उनकी कुछ अलग ही अपनी समझ थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर फ्रीडम मीन टू राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। तो देखिए यहाँ पर उनके साथ भी काफ़ी भेदभाव किया जा रहा था। तो उन्हें जो है एक जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, उन्हें अनुमति नहीं थी, एक एक्ट बना दिया गया था कि वो बिना परमिशन के कहीं पर जा सके। तो देखिए अब वो क्या सोचते हैं इस मूवमेंट को लेकर कि अगर ये मूवमेंट चलता है, ये सब सक्सेस होता है, तो हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी और हम अपने गांव से जुड़े रह सकते हैं, अपने गांव में वापस जा सकते हैं। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, यही था उस एक्ट का नाम। प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड to leave the tea gardens without permission and in fact they were rarely given such permission। तो देखिए ये एक एक्ट बना दिया गया 1859 में, और इन प्लांटेशन वर्कर को कहा गया कि वो बिना किसी परमिशन के इस टी गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकते, और उन्हें परमिशन भी नहीं दी जाती थी। When they heard of non-corporation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed होम। तो देखिए अब जब इस मूवमेंट के बारे में सुनते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में, तो जो हजारों वर्कर्स होते हैं ना, वो अथॉरिटी के सामने आ जाते हैं, उनकी बात को मानने से मना कर देते हैं और वो प्लांटेशन को छोड़ देते हैं और घरों की तरफ बढ़ जाती हैं। दे नेवर रीच्ड दियर डेस्टिनेशंस बिकॉज रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन अप। तो देखिए लेकिन वो अपनी मंजिल पर यानी कि अपने घरों में कभी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रेलवेज था और स्टीमर स्ट्राइक थी वो शुरू हो जाती हैं और वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में जिनका नाम है लाला लाजपत राय। तो देखिए डिस्कस द रोल ऑफ लाला लाजपत राय इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो देखिए साइमन कमीशन के बारे में भी हमने डिटेल में जाना है चैप्टर में। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि लाला लाजपत राय का क्या रोल था, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन कमीशन को लेकर, तो क्या रोल था लाला लाजपत राय का। इन 1928 द साइमन कमीशन अराइवल इन इंडिया लीड टू पावरफुल प्रोटेस्ट। तो देखिए 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आता है, ठीक। इट वाज ग्रीटेड पीसफुल्ली, उसका जो है बहुत शांति से स्वागत किया जाता है विद ब्लैक फ्लैग्स। तो देखिए ब्लैक फ्लैग से, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, तो वो ब्लैक फ्लैग्स के साथ उनका स्वागत करते हैं। अंडर द स्लोगन, उस पर कुछ स्लोगन यानी कि नारे भी लिखे होते हैं और लिखा होता है साइमन गो बैक, कि साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन इट। तो देखिए लाला लाजपत राय भी इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। द ब्रिटिश पुलिस यूज लाठी चार्ज ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स टू ब्रेक द अपोजिशन। तो देखिए ये अपोजिशन को तोड़ने के लिए जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे यानी कि जो आंदोलनकारी थे,
और जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे ये स्लोगन बोल रहे थे और फ्लैग दिखा रहे थे, तो पुलिस क्या करती है, उन पर लाठीचार्ज कर देती है। इन दिस एक्शन लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड एंड फाइनली डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। और उसी में जो लाला लाजपत राय थे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हाउ डिड मुस्लिम रेस्पॉन्ड टू द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो देखिए मुस्लिम लोग जो थे वो किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के लिए। तो देखिए मुस्लिम रेस्पॉन्स एज ल्यूक वार्म टू द सिविल डिसओबीडेंस, मतलब ना के बराबर ही वो जो है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। आफ्टर द नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट डेक्लाइन, तो पहले तो हमने देखा कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ जोड़कर चलाया जाता है। अब जब वो मतलब ख़त्म हो जाता है, पतन उसका हो जाता है, रिलेशंस बिटवीन Hindus and Muslims roster as each community organize religious procession provoking Hindu-Muslim communal clash and riots। तो देखिए क्या होता है, जो रिश्ता था हिंदू और मुस्लिमों के बीच, इस कम्युनिटी के बीच बहुत ज़्यादा दरार आ जाती है, उनका जो रिलेशन था वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और जो जुलूस निकाले जाते हैं ना उसमें हिंदू लोग मुस्लिम के बारे में कुछ गलत बोलते हैं और जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदू के धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, दोनों के बीच झड़पें होती हैं, काफ़ी सारे झगड़े होते हैं। तो इस तरह का रिलेशंस बन गया था जब ये सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट फिर से चला। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वाज ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है, सभी को क्या था, सभी कुर्सी के पीछे भागने लगे। अब देखिए विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पर मतभेद खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, असेंबली के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें उसमें कौन सेलेक्ट किया जाएगा, तो इन्हें लेकर काफ़ी सारे मतभेद खड़े हो जाते हैं। व्हेन द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्टेड, जब सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, देयर वाज एन एटमॉस्फियर ऑफ सस्पिशियस एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। तो देखिए ये जो दोनों कम्युनिटी थी ना, ये दोनों एक दूसरे पर शक करते थे, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो देखिए इस तरह से जो मुस्लिम थे वो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और इस तरह से चैप्टर होगा आपका पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।